अस्सलाम वालेकुम। एक कामयाब सियासी रहनुमा जो अपनी कौम को मुश्किलों से निकाल दे, उसको हम कहेंगे कि वो बड़ा लीडर था। और नाहल उस शख्स को कहेंगे कि जो कौम के लिए मसाइल का सबब तो बन सके, उन्हें मसाइल में उलझा तो सके, उसका हल ना दे सके। नवाज शरीफ साहब इस तारीफ़ के ऊपर पूरा उतरते हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर्स के मामले में वो काम उनके लिए नाहल करार देने के बावजूद नहीं कर सकी जो उन्होंने अपने बयान से खुद के लिए कर लिया। तो कामयाब की तो अवलीन शर्त ये होगी वो कौम को मसाइल से निकालेगा, उलझे हुए मसलों को सुलझाएगा, और नाहल वो होगा जो मसाइल ना हो तो मसाइल पैदा कर ले। डॉन लीक्स के नाम से पाकिस्तान में बहुत चर्चा हुआ था एक खबर का, और डॉन लीक्स एक ऐसे वक्त में सामने आई थी, पठानकोट के ऊपर एक अटैक हुआ था, पठानकोट की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, पठानकोट की इंक्वायरी चल रही थी, तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर ही मीटिंग्स चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने उन मीटिंग्स को चेयर किया। एक मीटिंग के अंदर जनरल राहील शरीफ और उस वक्त के DGI जनरल रिजवान भी शामिल थे। ब्रीफिंग दी गई। एजाज़ चौधरी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर हैं, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी। तारिक फातमी साहब ने भी ब्रीफिंग दी। 3-4 बैक टू बैक मीटिंग्स थी और सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स थी। और उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद शाम को जो बराह रास्त इल्ज़ाम था, और किसी शख्स का नाम लिए बगैर मैं बता सकता हूँ कि इल्ज़ाम ये था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के मीडिया सेल जो इनकी साहबजादी चलाती थी, उसकी वसातत से ख़बरें लीक की गई उस सिक्योरिटी मीटिंग की, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज चीफ एग्जीक्यूटिव उन मीटिंग्स को चेयर कर रहे थे। और उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे। और अगले दिन इतनी बड़ी खबर एक डॉन अखबार की शाह सुर्खी के तौर पर हमारे सामने आई, और उन्होंने बताया कि अगर आपने ये काम ना किया तो आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी। वो बैकग्राउंड मीटिंग का अहवाल था जो हमारे भी इल्म में उस शाम में आया, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए। किसके ज़रिए आया, बहरहाल बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उसका तज़किरा नहीं करूँगा। लेकिन 2-3 रोज़ पहले दोबारा एक रिपीट हुआ है जिसको डॉन 2 हम कह सकते हैं। वो डॉन लीक्स 1 था, ये डॉन लीक्स 2 है। वो बैकग्राउंड ख़बर थी, मीटिंग का अहवाल था, ज़राए करके बयान किया गया था, जिसको डॉन अखबार ने हेडलाइन छापा कि आपने ये काम ना किया तो ये हो जाएगा, ये काम ना किया तो ये हो जाएगा। सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन थी, सोर्स करके ख़बर रिपोर्ट की गई थी। अब नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड डॉन लीक्स के ऊपर चले गए। एक फ़र्क आया इस चीज़ के अंदर, जो अब वाला ताज़ा तरीन एक फिनोमिना है। उस वक्त सारा कुछ सोर्स करके था, अब सारा कुछ नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड बयान कर रहे हैं कि यहाँ से बंदे जाकर इंडिया में 150 लोग मार दें। बताइए हम ये अलाउ कर सकते हैं? तो क्या नवाज शरीफ साहब ये बताएंगे कि क्या यहाँ से 150 बंदों की मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ या DGI ने मंजूर करके दस्तखत करके भेजा था उनको कि जाएँ कि जाके आप इंडिया में बंदे मार कर आएँ? या कुलभूषण यादव जिसके मतलब नवाज शरीफ साहब बयान देते हुए गुरेज करते हैं, क्या उसकी मंजूरी नरेंद्र मोदी ने साइन करके भेजी थी कि जाओ पाकिस्तान में जाकर हमलावर करो? और नरेंद्र मोदी एक इंडियन नेवी का ऑफिसर है जो कहा जाता है कि रॉ का बड़ा अल ओहदे का अहलकार है, जो पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। जिन लोगों ने बॉम्बे का हमला किया, बॉम्बे के हमला करने वाले तो थे ही सारे वो लोग जो कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अजमल कसाब कौन था? क्या अजमल कसाब किसी फ़ौज में भर्ती हुआ था, किसी ISI का एजेंट था, क्या चीज़ था? तो एक मुल्क का वज़ीर आज़म, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और ख़ुद को कहते हो मैं नज़रियाती हूँ, क्या उनके नज़रियात और उनका सारे एथिक्स और उनका जो दानिश है वो इसी बात के ऊपर आती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से दुनिया के सामने जग हंसाई का उसको सबब बनाया जाए, किस तरीके से उसको मुश्किल में डाला जाए एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और ग्रे लिस्ट अभी दोबारा रिव्यू हमारा करीब है, ज़्यादा दिन की दूरी भी नहीं है। और उसका बड़ा सबब जो 2 इश्यूज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। एक तो हक्कानी नेटवर्क का मामला था जो किसी हद तक रिजॉल्व हुआ नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बाद, लेकिन लश्कर तैयबा या जमातुल दावा इसके ऊपर ज़्यादा दबाव है। अब लश्कर तैयबा वाले हैं कौन? लश्कर तैयबा वाले कश्मीर के अंदर ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन से किसी भी दुनिया के ख़ित्ते में टेररिज्म हो, पाकिस्तान को उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। हम माजी में जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में अमेरिका के थादी बनकर बहुत गलत काम किया, हमने पूरा अपनी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। और नवाज शरीफ साहब के जो गुरुजी थे जनरल ज़ियाउल हक, उसके ज़माने से शुरू कर ख़ुद मियाँ साहब ने उस चीज़ के तोहफ़ा देने वाले हैं पाकिस्तानी कौम को कि किस तरीके से रेडिकलाइजेशन पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर फैलाई हमने। लेकिन कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फोकस है 47 ऑनवर्ड। कश्मीर हमारी शहर है, बड़ा नारा लगाते हैं। इनकी जमात से आज भी तकरीरें की गई, हमने तो कश्मीर के ऊपर UN के अंदर जाकर
वो पूरा ड्राफ्ट पेश किया था कि ये इश्यूज़ हैं। तो ये लोग तो कश्मीर में जाकर लड़ने वाले थे, ये कहीं अफ़गानिस्तान में, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में, कहीं और कुछ नहीं करने वाले थे। लेकिन ये जो भी थे, क्या इनको यहाँ किसी ने सैंक्शन करके भेजा था? एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्या उसका रोल यही बनता है? नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर खड़ा होकर कहा था कि पाकिस्तान से लोग मुझे, बलूचिस्तान से लोग मुझे मदद के लिए पुकारते हैं। नवाज शरीफ साहब ने क्या उसका जवाब देना पसंद किया था? क्या जब यूएन अंदर तकरीर करने गए थे तो कुलभूषण यादव उस वक्त इन्हें याद आया था? पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लगा देते हैं, जो मुंतखब हुकूमतों को गिरा देते हैं, जो आइन तोड़ देते हैं, उनको गद्दार नहीं कहा जाता। क्या उस गद्दार का साथ देने वाले को गद्दार कहा जाता है? जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल इस्लामी था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल गैर इस्लामी था। कौन से नज़रियात नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में प्रचार कर रहे हैं? वो नज़रियात जब पाकिस्तान में लश्कर जय सिपा बनाए गए और जनरल ज़िया ने बनाए थे, उस वक्त ठीक थे, सब काम अच्छा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया ने फांसी चढ़ाया, आज कहते हैं इसी तरीके से भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया। जिसने फांसी चढ़ाया था उसके आप साथ थे, कहते थे उसने बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान में उसने बड़ी अच्छी सियासी रवायात कायम की। जुनीजो की असम्बलियाँ तोड़ी उसने 85 की नॉन पार्टी बेस इलेक्शन के ऊपर। जुनीजो जलसा करने गुजरात गए तो आप उसके साथ खड़े होना पसंद नहीं किया, आप जनरल ज़िया के साथी बन गए, आपने PMLN की बुनियाद रख दी उसी नुक्ते के ऊपर। तो कौन से नज़रियात, कौन सी सियासत पाकिस्तान कभी याद नहीं आया? ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसका कहीं अंजाम होना चाहिए। डॉन लीक्स के ऊपर हमारी कंसिस्टेंटली पोजीशन ये थी कि अगर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ये चाहता है कि पाकिस्तान को डी रेडिकलाइज, ये जो रेडिकलाइजेशन की तरफ आ गए, हम जत्थे बना लिए, इसका खात्मा किया जाए, कहीं हज़ारा मारे जाते हैं, कहीं और कर जाते हैं, तो चलो प्राइम मिनिस्टर का एक मौक़िफ़ है, उसको फोर्सफुली उसको बयान करना चाहिए था। इस तरीके से चोरी से लीक नहीं था करवाना चाहिए, बल्कि अपने इदारों के अंदर उसका असर और नफूज होना चाहिए था। ये डॉन लीक्स 2 अब क्या चीज़ है? नवाज शरीफ साहब शायद इसका कभी भी ढंग से जवाब न दे पाएँ। बहुत सी बातें वो अदालत के सामने पेशी होती है तो अंदर जाकर रिपोर्टर्स को कहते हैं, और बहुत सी बातें होती हैं जो कैमरे के सामने आकर कहते हैं। ये खबर जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू के बाद आज उन्होंने दोबारा अदालत के अंदर रिपोर्टर्स को खबर पढ़कर कही, बताएं मैंने कौन सी बात गलत की है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यूनानिमसली उनकी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, उन्हीं की अपनी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी उस बयान के ऊपर कायम है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जर्नलिस्ट के साथ काफ़ी लंबा सवाल जवाब का सेशन किया, और उस सवाल जवाब के सेशन का, सारे लंबे सेशन का एक ही फोकस था कि वो जो 3 लाइनी या 4 लाइनी एक पैरा है जिसको इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की और नवाज शरीफ साहब कहते हैं वो मिस रिपोर्ट हुआ है। नवाज शरीफ साहब उसको ओन करते हैं, वो रिपोर्टर जिसने रिपोर्ट किया वो उसको ओन करता है। डॉन अखबार ने अपनी पुरानी खबर के ऊपर भी स्टैंड लिया था, उसको डिनाइल जारी नहीं था किया जो भी इशूज़ पेश आए थे, और उस खबर के लीक करवाने वाले और आज नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, ये दोनों साथ मिलाकर पढ़ लें तो सारे ज़रिए समझ आ जाएंगे। उस वक्त चौधरी निसार ने परवेज़ रशीद साहब को फारिग कर दिया था। उन्होंने कहा था 3 वज़ीर इसके अंदर मुलव्वस हैं, 3 वज़ीर इसके मुलव्वस, 3 दिनों के अंदर इसका हिसाब दे दूंगा। फिर उसके ऊपर तारिक फातमी साहब की छुट्टी कराई गई, जो वो कहते थे कि मैंने कभी पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ 40 सालों में काम नहीं किया। एक PIO को फारिग कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने खुद अपनी मर्ज़ी के एक जज को तैनात किया कि एक रिपोर्ट बनाई जाए, और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर ही इन लोगों की फरागत हुई थी। उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने जज खुद मुकर्रर किया था, उसका सरबरा खुद मुकर्रर किया था। इब्तदाई तौर पर उस वक्त के जो DGISI थे उनसे मनसूब ये किया जाता था कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मरीम नवाज़ के मीडिया सेल के ज़रिए ये खबर लीक हुई, उसमें बाकी लोगों के भी नाम सामने आए। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर एक ट्वीट DGISPR ने भी की और उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी और तनाज़ा पैदा हुआ, क्योंकि फ़ौज ने कहा कि जो एग्रीड एक्शन प्लान था उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, लेकिन अल्टीमेटली वो मामला किसी तरीके से सुलझ गया। लेकिन एक हैबिट होती है बाज़ लोगों की जो उनके लिए भी और मुल्कों और कौमों के लिए भी, अगर वो बड़ी पोजीशन पे आला ओहदे के ऊपर फायज़ हो तो मुश्किलात का सबब बन जाती है। वो होती है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की आदत, और नवाज शरीफ साहब में वो बदरजाए उतम पाई जाती, और इनकी पूरी हिस्ट्री है इस मामले के ऊपर। आप जनरल ज़िया दौर से आ जाएँ, जुनीजोज़ की असम्बली जनरल ज़िया ने तोड़ी, तो ये जाके दोबारा अलहदा से अपनी पार्टी का क़याम करके खड़े हो गए। उसके बाद ISI फंडेड IGI बनाई गई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बेनज़ीर कोई ताकत से बाहर रखना है, उसका हिस्सा बन गए, जिसके ऊपर असगर खान केस है, और नवाज शरीफ साहब बाई नेम उसके अंदर शामिल हैं कि ISI से पैसे लिए ना। मेहरान बैंक स्कैंडल आ जाता है, उसके अंदर किन लोगों की फहरिस्त है वो भी मियाँ साहब को मालूम है। वो गुलाम इसहाक खान के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो क्या तोड़वाई,
फिर अगले दिन गुलाम इसाक से अपनी लड़ाई होगी, गुलाम इसाक ने इनकी समियाँ तोड़ दी। सज्जाद अली शाह, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, सज्जाद अली शाह से खुद लड़ाई होगी। फ़ारूक लगारी से बेनज़ीर की समियाँ तोड़ाई, फ़ारूक लगारी से खुद इनकी लड़ाई होगी। जहांगीर करामत ने एक बयान दिया, उसको सैक कर दिया। मुशर्रफ जिसको लेके अब्बा जी के पास गए थे और अब्बा जी की मंजूरी से लगाया था, चौधरी निसार ने कहा था ये इसकी लॉबिंग नहीं होगी, ये कमज़ोर जर्नैल है, ये आपके कहे पे चलेगा। उसी जर्नैल ने आपको माशाल्लाह लगा के घर भेज दिया और आप घर भी नहीं गए, आप जद्दा चले गए पाकिस्तान छोड़कर। अब कहते हैं हम नज़रियात हैं, पाकिस्तान बचाने आए हैं, पाकिस्तान की बड़ी हमने खिदमत की है। ब्रूस रीडल की एक किताब है और उसने आर्टिकल इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आफ्टर कारगिल वार 99। मैं रिपोर्टिंग करता था जब 1998 में पाकिस्तान ने मेन 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किए। एक साहब थे स्ट्रोप टालबोट, अमेरिका के आया करते थे और पाकिस्तान की जो इन हाउस कैलकुलेशन और स्टडीज़ थी वो ये जाहिर करती थी कि अगर हमने टेस्ट ना भी किए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स $12 अरब 90 की दहाई में खाए जा चुके थे और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने FCAs को, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज़ करने का फ़ैसला किया, जो पाकिस्तानियों की हुकूमत थी कि हमारे पास पैसे नहीं, खा गए थे सारे पैसे, कंज्यूम कर लिया करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के। जैसे अभी इन्होंने 4 साल हुकूमत चलाई है, करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर चला गया हुआ है, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई हुई हैं, इंपोर्ट्स बिल ऊपर है, कर्जे बढ़ गए हैं। तो FCAs फ्रीज़ कर लिए और पता चला कि वो $12 अरब जो पाकिस्तानियों ने दिए हुए थे, वो दिए तो हुए थे, बैंकों में जमा कराए थे, लेकिन हुकूमत खा गई हुई, देने का है ही नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि टेस्ट कर लें क्योंकि फ़ौज का भी दबाव बड़ा है, पैसे देने को है नहीं है तो और क्या करेंगे। स्ट्रोप टालबोट के साथ नॉन पेपर्स एक्सचेंज किया करते थे ये, और स्ट्रोप टालबोट के साथ जो नॉन पेपर्स एक्सचेंज करते थे, मैंने वो रिपोर्ट की हुई है पूरी डिटेल्स। उसके अंदर होता ये था कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से क्या पैकेज मिलेगा, हमारे ये जो एक्सटर्नल सेक्टर की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर हम उनसे बात कर रहे थे। हम तो कुछ और बातें भी नहीं थे कर रहे। अब वो सारा कुछ कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। उसकी तफसीलात भी मियाँ साहब दोबारा किसी प्रोग्राम में पूरी तफसील के साथ बयान करूँगा। पुराने सिर्फ अखबारों के क्लिप्स निकालने पड़ेंगे बयान करने के लिए। ब्रूस रीडल ने अपने आर्टिकल में लिखा कि कारगिल वार की पीक के दौरान नवाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर को बिल क्लिंटन को फ़ोन किया कि मैं अमरीका आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बिल क्लिंटन ने जवाब दिया कि एक शर्त पे तुम अमेरिका आ सकते हो, बग़ैर किसी शर्त के, बिला मशरूत फ़ौज को वापस विड्रॉ करोगे तो अमेरिका आना, नहीं तो अमेरिका ना आना। 4 जुलाई को US इंडिपेंडेंस डे पे नवाज शरीफ साहब अमेरिका चले गए और अमेरिकी सदर ने इन्हें बहुत खुशी के साथ वहाँ कबूल नहीं किया। इन्होंने जाके वहाँ दोबारा कहानी सुनाई कि हम तो एक एटमी जंग के धाने के ऊपर हैं, इंडिया और पाकिस्तान 1.5 अरब की आबादी तबाह हो जाएगी तो आप अपना रोल करें। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक शर्त पे आना कि फ़ौजें वापस करोगे तो तब आना, नहीं तो ना आना। नवाज शरीफ साहब ने कहा एक कमरे के अंदर जो बाकी लोग हैं इनको वापस भेज दें। तो US प्रेसिडेंट ने कहा कि बाकी लोग तो चले जाएंगे, स्ट्रोप टालबोट यहीं ठहरेगा, ब्रूस रीडल यहीं ठहरेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग के नोट्स लिए जाएँ। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा इसरार किया कि नहीं, मैं चाहता हूँ 1-on-1 बात की जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, हाथ के इशारे से उन्होंने कहा नहीं ये यहीं रहेगा, मना कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे खौफ ये है कि अगर मैं ये करके वापस पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में इंतहाब पसंद जो है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इंतहाब पसंद मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वो ब्रूस रीडल क्या कह रहा है, ब्रूस रीडल कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने बीवी बच्चे साथ लेकर आए हुए थे कि पता नहीं मुझे वापस भी जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाके अपने आप को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तान में गए तो वहाँ तो इंतहाब पसंद है, वो हमें मार खाएंगे, तो क्यों पाकिस्तान आते हैं? फिर बच्चे UK नेशनल हों, जायदादें पाकिस्तान से बाहर हों, सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए आते हैं, और जब मुश्किल पड़ती है तो उस वक्त फिर वाशिंगटन और लंदन से मदद के लिए जाते हैं। उसी आर्टिकल के अंदर ये भी दर्ज है कि उस वक्त टोनी ब्लेयर ने कॉल करके इनको कहा कि बग़ैर किसी शर्त के फ़ौजें वापस करो। बिल क्लिंटन पहले ही शर्त आयद कर चुके थे कि बग़ैर किसी शर्त के अपनी फ़ौजें वापस करो। और उस वक्त सऊदी अरब के जो अमेरिका के अंदर सफ़ीर थे, बंदर बिन सुल्तान, उन्होंने पहले ब्रीफिंग लेकर नवाज शरीफ साहब को, वो पोर्ट चेंज करके कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ दूसरे जहाज़ पे बैठ के बिल क्लिंटन वाली मुलाकात से पहले गए और किंग अब्दुल्ला के ज़रिए भी उन्होंने इनके ऊपर दबाव डलवाया कि बिला मशरूत फ़ौजों की वापसी होगी कारगिल से। तो जो आज उन्होंने कहा कि कारगिल की रसवाई को मैंने छुपा लिया, इस मीटिंग की रसवाई को भी किसी को कहते कि छुपा लेते, ब्रूस रीडल पूरी तफसीलात आपकी बयान ना करता। और इसी कदर अगर आप वल्नरेबल और कमज़ोर हैं कि फ़ौज आपके ऊपर हावी है और आपको कुछ करने नहीं देती, तो फिर आपको 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की इतनी बेचैनी क्यों थी पाकिस्तान के लिए? आप इतने ही नज़रियाती थे तो फिर नज़रियाती बन के दिखाते। 4.5 साल में उन सारे लोगों को फाइल लगा देते फांसी के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया। असल में मसला ये है कि जब इक़्तिदार से बाहर हों तो इक़्तिदार में वापस आने की ख्वाहिश जो है इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि उसकी खातिर वो कुछ भी कहने और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इक़्तिदार के अंदर रहते हुए अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है। नवाज शरीफ साहब ने कहा पाकिस्तान का बयानिया कोई कबूल करने के को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि हमने 50,000 जानों की कुर्बानी दी। तो नवाज शरीफ साहब, आप ये बयान करना पसंद करेंगे कि 4 साल फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी थी, आपने क्या कोशिश की दुनिया को बताने के लिए कि हमने इतनी जानें जो कुर्बान की हैं? कहते हैं हमने ज़रब अज़ब किया, हमने दहशतगर्दी की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला किया। जिस वक्त ज़रब अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जनरल राहील ने लॉन्च किया था और खजूरी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ था, फ़ौज ने स्ट्राइक्स पहले शुरू कर दी थी। नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त पीस टॉक्स के लिए कमेटी बनाई हुई थी और उनके बड़े करीब तरीन लोग उसके अंदर शामिल थे। ये पीस टॉक्स कर रहे थे तालिबान के साथ, उनसे माहदा सुलह करने के लिए कोशिश कर रहे थे। खजूरी चेक पोस्ट में कोई 22 के करीब पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों की शहादत हुई थी, तो फ़ौज ने स्ट्राइक्स का आगाज़ कर दिया। उसके बाद पहला बयान जो सरकारी तौर पर हुकूमत ने दिया था, वो पहला बयान ये जारी किया था कि जब फ़ौज के ऊपर हमला होगा तो उसको जवाब देने का हक होगा। तो फ़ौज के जवान जो शहादत है उसके ऊपर कह दिया कि फ़ौज जवाब देगी। नवाज शरीफ साहब ने आंखों में आंखें डालकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, ये उसकी ट्रू स्टोरी है। खजूरी चेक पोस्ट के अटैक के बाद फ़ौज ने स्ट्राइक्स शुरू कर दी थी कि इनफ इज़ इनफ, अब इनको और अलाउ नहीं किया जा सकता, ये जो हमारे जवानों के गले काटेंगे इनका खात्मा इसी तरीके से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौज ने इस पर मिस्टेक्स नहीं की हैं। इन ग्रुपों को, इन मुसल्लह जत्थों को पालने के लिए, यहाँ पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इनको अलाउ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कसूरवार अगर किसी को ठहराया जा सकता है तो वो मार्शल्लाई दौर हैं। उन मार्शल्लाई अदवार के अंदर पाकिस्तानी सरजमीन इन कामों के लिए इस्तेमाल हुई, लेकिन उन मार्शल्लाओं की जो बैसाखियाँ थे वो अपने आप को अब कहते हैं हम तो मासूम बंदे थे, हमें तो पता ही नहीं था। जनरल ज़िया बड़ा मोमिन आदमी था, उसने ये बनाई थी, हम तो बस उस वक्त बच्चे थे, हमें नहीं पता चला ये कैसे काम हो गया पाकिस्तान में। आज जो उन्होंने बातें बहुत सी की, उसमें एक उन्होंने कहा कि कमीशन बनाते हैं और जो कसूरवार हो उसे फांसी पे लटका दे। अल्लाह करे पाकिस्तान में वो दिन आए, जनरल मुशर्रफ भी ज़िंदा है, उसको भी बुला लें, जनरल ज़िया तो अब दुनिया में है नहीं है, और नवाज शरीफ साहब को भी बुला ले और उस कमीशन की इंक्वायरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी जाए, लाइव दिखाई जाए और इनसे पूछा जाए कि जब आप जनरल मुशर्रफ के साथ मिले थे उस वक्त ये जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे उस वक्त दायरा इस्लाम के अंदर थे, अमेरिकी डॉलर के साथ जो हम जहाद करने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन को दिया था एज ए लॉन्च पैड इस्तेमाल करने के लिए, वो दायरा इस्लाम के अंदर थी चीज़ें, अब दायरा इस्लाम से बाहर हो गई हैं। बयान सुनिए नवाज शरीफ का। आओ फिर एक कौमी कमीशन बनाओ, एक कौमी कमीशन बनाओ, आओ फिर इसका हिसाब किताब अब हो जाए। मैं भी वहां पे आऊंगा, वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं, ताकि एक तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी देख रहे हो, पूरा मुल्क देख रहा हो, और फिर वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे। जो मुजरिम है उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, फांसी। दूसरा बयान है इनका कारगिल के मुतल्लिक, और कारगिल के अंदर ब्रूस रीडल का आर्टिकल नवाज शरीफ साहब ने अगर पहले नहीं पढ़ा तो मौका लगे तो पढ़ लें, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से सख्ती के साथ क्लिंटन इनके साथ पेश आए, सख्ती के साथ इनके साथ पेश आए। और फिर नवाज शरीफ साहब ने मशवरे के लिए वक्त मांगा और वापस आकर कहा कि आप सिर्फ इसके अंदर एक लाइन ऐड कर दें तो बाकी आपकी बातें मुझे कबूल हैं। उन्होंने कहा वो एक लाइन क्या है? उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर ये लाइन ऐड कर दें कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी जो है उसको रिस्टोर करने के लिए, तो इसको ऐड कर दें, बाकी आपकी चीज़ें मुझे कबूल हैं। और वो ब्रूस रीडल लिखता है कि अगले दिन आए हैं तो बहुत ही बुरी हालत में आए थे जब तस्वीर खिंचवाने यूएस प्रेसिडेंट के साथ आए, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब कारगिल के ऊपर क्या कहते हैं सुनिएगा। जो कारगिल की रुसवाई को पे पर्दा डालता है, आज उस नवाज शरीफ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत सी और बातें आपको सुनाएंगे, पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसके ऊपर और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इस वक्त वो हमारे साथ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब ने बम्बई के हवाले से, बम्बई अटैक के हवाले से एक बयान दिया है और पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक एम्बैरेसिंग पोजीशन है, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीम साहब, आपने इससे पहले भी जो बातें की हैं वो बिल्कुल बजा की हैं, और खासतौर पे कारगिल जहाँ तक आपने जिक्र किया है तो मेरी किताब में मैंने उसकी एक वाक़या पेश किया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो बात आज हुई है ये ज़्यादातर किसी की ज़ात का मसला नहीं, ये कौमी सलामती का मसला है,
और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 11-12-31 दिन के बाद तो वैसे ही उन्होंने चले जाना है, तो उन्हें चाहिए कि जो वहाँ पर हकीकत इजलास में तय हुआ है उसको ही उसकी वकालत करते, ना कि जाके नवाज शरीफ की उन्होंने वकालत शुरू कर दी है। और इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि उस मौके पर मौजूद थे जो फैसले वहाँ पर हुए, और उन्होंने आके असम्बली हाल के सामने कह दिया कि जी मैं तो इसमें माजूद था हूँ, मैं अब जवाब नहीं दे सकता। तो इस तरह के से अवाम पैदा करके ये मसला हल नहीं होगा, जो इनको रिजाइन करना चाहिए। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को रिजाइन करना चाहिए, यहाँ इनको वही जिम्मेदार वकील बन गए हैं। लेकिन चौधरी साहब आपने नवाज शरीफ के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, उन्होंने जो कुछ कहा पाकिस्तान के बयान के ऊपर मैं सुबह से दे रहा हूँ, तो इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है जो उन्होंने की है। इसे तो उन्होंने बड़ी बुखराहट का किया और छोटे पान का उनका ये बयान, इसकी हर एक मरम्मत करनी चाहिए। और तो चौधरी साहब वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मुझे गद्दार कहते हैं, मैं तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला हूँ। एटमी ताकत बनाया वो भी एक लंबी कहानी है। एटमी ताकत जैसे बनाया, आज देखिए आज उसने जो बात की है इसको सामने रखे ना, किस तरीके से वो साथ कहते हैं मैंने मेरे नजरियात हैं, अब नजरियात सामने आ गए हैं। पहले तो कहते थे मैं पाकिस्तान मेरा सारा कुछ है, अब कहते हैं मेरे नजरियात हैं। नजरियात इनके उसके साथ ही मिलते हैं, वो अपना क्या है अजय गरीब के साथ। अजय गरीब का अगर आपने कल सुना हो तो पैगम्बरों को भी बख्शा। तो चौधरी साहब इसका हल क्या है? अब ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, ये तो एक ऐसा खलफशार है, ऐसा क्योस है कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने के लिए इससे ज्यादा कोई बड़ी तबाही का रास्ता नहीं हो सकता जो शुरू हो गया। अब इनको चाहिए कि जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं वो अपनी सोच के साथ कह रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात नहीं है। इलेक्शन हमें टिकट मिलेगा, टिकटों से अगर मुल्क की तबाही होनी है और मुल्क के खिलाफ बातें बर्दाश्त करनी है तो लानत भेजें ऐसे टिकट के ऊपर। बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात हुसैन साहब, आप हमारे शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह इस वक्त हमारे साथ हैं। शेख साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। नवाज शरीफ साहब का बयान, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? नवाज शरीफ साहब गैर मुल्की एजेंडे पर खुल के शामिल आ गए हैं। उनका ख्याल है कि गैर मुल्की उनको बचा लेंगे और तीनों केसेस में उनके लिए कोई सबूत नहीं है सफाई का, और रियासत का मसला है, सियासत का नहीं। और अगर ये समझ रहे हैं, उनको पता है कि मेरा फैसला आने वाला है, उनको पता है कि मेरी सियासत अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुकी है। और मरियम जो है, शहबाज शरीफ वैसे ही अपने आप को खराब कर रहा है। मरियम जो है वो जिस जुबान को इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान की जुबान नहीं है। आज शेख मुजीब इनका हीरो है। आज इस मुल्क में इक्तसादी पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। इस फौज को दबाव में लाना चाहते हैं। इस फौज का गो के अल्हम्दुलिल्लाह इमेज रोज बढ़ रहा है, उसके इमेज को तबाह करने की साजिश थी। पहले मीडिया को इस्तेमाल करने की साजिश की इन्होंने। ये पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में दाखिल करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान के इलेक्शन को वक्त से पहले मशकूक कर रहे हैं कि इलेक्शन हो भी जाएं तो मसाइल का हल ना हो, अगर ना भी हो तो मसला पैदा हो। सो ये गैर मुल्की एजेंडा है, जो सीरिया में था, जो शाम, जो लीबिया में था, जो इराक में था। आज नवाज शरीफ इस गैर मुल्की एजेंडे का पैरोकार है। शेख मुजीब उसका हीरो है, अचकजई उसका सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर है। ये सारी वो क़ुव्वतें जो मुल्क के बारे में बदनमा किस्म की और बड़ी गैर जिम्मेदाराना सोच रखती हैं, वो उसके साथ शेख साहब। लेकिन PMLN की जो सियासत है उसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि तबसरा करें कि नवाज शरीफ साहब जो बयान देते हैं, PMLN के जो मौजूदा सरबराह हैं शहबाज शरीफ, उनके छोटे भाई, वो उसकी नफ़ी में बयान दे देते हैं। अब इसमें से सही वाली बात कौन कर रहा है और गलत बात कौन कर रहा है? देखें, शहबाज शरीफ के हाथ कुछ नहीं आना। ना खाकान अब्बासी भी LNG के केस में है और चंद दिनों की बात है, और शहबाज शरीफ जो है ना खुल साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं है। उसकी सियासत में इतना दम ही नहीं रह गया कि वो नवाज शरीफ के सामने खड़ा हो। और निसार के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? जिन लोगों को पता था, जो चौधरी निसार का बयान था कि पाकिस्तान को एक ऐसा खतरा दरपेश है जिससे वजीर आजम
और उन्होंने अपने मुतल्लक कहा और आर्मी चीफ और DGISI को कहा कि इतना पाकिस्तान को खतरा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो चौधरी निसार क्यों नहीं बोल रहे? ये बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। ये वक्त आ गया कि मुहिब वतन कुव्वतें खुलकर सामने आए और ये मुल्क के खिलाफ, मुल्क की जो फजा है उसको मकदर करने की, उसमें इंतशार और खलफशार फैलाने की, क्योंकि पाकिस्तान को सरहदों से कोई नहीं छेड़ सकता। नवाज शरीफ ने उसकी बुनियाद रख दी है। चौधरी निसार ने क्या फैसला करना है, मुझे तो नजर आता है उसके फैसले की कुव्वत भी बहुत कमजोर है। फैसला बहादुर सियासतदान करते हैं, झूठ से पाक सियासतदान करते हैं, मुल्क से लायल सियासतदान करते हैं। ये तो सारा ग्रुप जो है, पाकिस्तान की सलामती का सवाल पैदा हो गया। अब सोचना यह है कि जो गैर मुल्की एजेंडा है कि फौज को खराब करे, अदलिया को बदनाम करे और एहतसाब का अमल रोके, ये सारी चीजें, इन सारी केसों के पीछे कौम को निकलना होगा। और अगर वो इसी तरह चंद कराए के लोग इकट्ठे करके गो मुल्तान में भी वो फेल हुए, जेलम में भी फेल हुए, वो सूरत हाल जो मनाने जा रहे हैं वो जोडो कराटे की है। वो इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। इलेक्शन भी इल्तवा नहीं होने चाहिए और इंसाफ पे मबनी फैसले भी जल्द आने चाहिए। अगर कानून की अलमबरदारी ना हुई और चोर और चक्के और लुटेरे और डाकू और करप्ट और डिसऑनेस्ट इस तरह अदलिया को आंखें दिखाते रहे, फौज को अदलिया आंखें दिखाते रहे और एहतसाब में रुकावट बनते रहे, तो फिर अल्लाह हाफिज है, फिर तो हालात मजीद ये खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे 1-2 महीने में। शेख रशीद अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। जफरुल्लाह जमाली साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जमाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारे साथ शमूलियत इस वक्त की और अपनी राय से हमें नवाजी है कि ये जो नवाज शरीफ साहब का बयान है और पाकिस्तान के अंदर जो एक खल्फशार वाली कैफियत है, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है भाई कि मेरा रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह पे, सारे हर पाकिस्तानी का ये रद्द-ए-अमल यही होना चाहिए और है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। क्योंकि कोई भी किसी ऐसे शख्स से मेरे ख्याल में ये तवक्को नहीं रखता था, मगर क्योंकि उनको पिछले 1.5 साल से फ्री हैंड मिला हुआ है, न वो फौज की परवाह करते हैं, न वो जुडिशरी की परवाह करते हैं। आम सिटीजन तो हम तो जैसे भी है हमारे ऊपर जो गुजरती है, न पार्लियामेंट की परवाह करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर सीरियसली, अगर इतना सीरियस ना होता तो इमरजेंसी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कोई न बुलाता और वहां पर जो हमें कुछ अंदाजा है कि वहां तय कुछ हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हुई और उसके बाद फिर यह हुआ कि जब उन्होंने मुलाकात कर दी मियां साहब से, तो यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है। इंसान यहाँ तो यू टर्न अपनी जगह पे, यहाँ तो 118 डिग्रीज का टर्न देते हैं, राउंड अबाउट टर्न होता है। तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी चीज नहीं है और इसी को कोई बेहतर नहीं कहेगा। हम तो देहाती लोग हैं, हम तो वैसे बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी ब्रिंगिंग अप ऐसे है बुजुर्गों की। मैं तो एक खानदानी घर से और एक देहात से आता हूँ जो पैसे के बलबूते पे इलेक्शन करते हैं, पैसे के बलबूते पे अपना गुजारा करते हैं, धंधा है, बिजनेस है, जो कुछ भी है वो उनको ज्यादा अजीज है। हम तो भाई प्री पार्टीशन हमें कार्ड मिलता था कपड़े के लिए, चीनी के लिए, गंदम के लिए, हम तो इतने गरीब थे। बात यह है कि जो लोग कार्ड लेकर गुजारा करते थे प्री पार्टीशन, और आजकल का जो बिजनेसमैन है जो कि लाहौर का हो, कराची का हो, कहीं का भी हो, उनका धंधा जो है वो अलग है। उनको जो है बेसिकली उनको कोई भी किसी ने तरबियत नहीं दी है कि सियासत क्या चीज होती है। जिसको ये पता ना हो कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था और मेरा टारगेट क्या है, इनको अपना टारगेट सबको पता है। पैसे इकट्ठे करने हैं, पैसे जमा करने हैं, बिजनेस है, धंधा है और हम चलाते रहेंगे। जमाली साहब, लेकिन इक़्तिदार ही सब कुछ है। इक़्तिदार की खातिर ऐसे बयान दे दें कि जिससे पाकिस्तान दुनिया में मुश्किलात का शिकार हो जाए कि पाकिस्तान से बंदे गए थे जिन्होंने बॉम्बे अटैक किया, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान है। ये इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कहा जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कौन सा रहनुमा है जो अपने ही मुल्क को वल्नरेबल बना दे? इस्माइल पाशा ने अपने इक़्तिदार के लिए
मिस्र बेच दिया था हॉलैंड और इंग्लैंड को। तो ये भी मेरे ख्याल में गालिबन उसी से, अगर तारीख का तालिब इल्म अमेरिका में नहीं है, ये भी वही चीज कर रहे हैं। जितना कर्जे का बोझ है हम पर, जो कुछ हुआ है, कहते हैं जी हम ये सी पैक, पर ग्वादर जो हमें पता है हमारा घर है, ग्वादर इज अ मदर, मदर हैज अ फादर, फादर हैज अ फादर, फादर इज अ जूता। तो हम तो भाई रुल गए सारे के सारे। सारा सी पैक तो चला गया, कोई पंजाब में चला गया, कहाँ चला गया। इनको अपना धंधा चाहिए। मुल्क पाकिस्तान जिसके ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी बना हूं प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो बनाए गए, जो लाए गए, जो भेजे गए, जो अटकाए गए, जो खरीदे गए, जिन्होंने बेच के सब चीज प्राइम से हासिल की, मेरे भाई जिन्होंने ये, इनको धंधा और चाहिए। ये नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को डुबोएंगे इस तरीके से। इंडिया के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो दो मजबूत तरीन इदारे हैं, मेरी उनसे अपील है, क्योंकि सब ने हल्फ उठाया हुआ है, चाहे वो सिविल हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे आर्मी वाला हो, कि पाकिस्तान पर इन हालात में भी कोई डिफेंड नहीं करता। और जो चोर और डकैत और बिजनेसमैन हैं और उनको कुछ नहीं होता, फैसला क्यों नहीं करते हैं? 1.5 साल भी केसेस चलते हैं। वो बेचारा गिलानी साहब था, उसको तो एक दिन में फारिग करके वो घर चला गया था। यहाँ 1.5 साल से घसीट रहे हैं कि हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ज़फरुल्लाह जमाली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे शामिल है। एक ब्रेक करीब आ गई है, इसलिए यहाँ गुफ्तगू दरमियान में थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करने की माजरत चाहता हूँ। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब ने आज एक बयान में कहा कि जो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं, जो मार्शल्लाह लगाते हैं, वो मुहिब्बे वतन है और वज़ीर आज़म को गद्दार कहते हैं। तो इजाज़ुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इजाज़ुल हक साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या जनरल ज़ियाउल हक साहब से भी ये बात कहा करते थे कि वो मार्शल्लाह लगा के तो गद्दारी का काम किया आपने? इजाज़ुल हक साहब। जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कहाँ से चीज़ को कहाँ ले जाकर जोड़ दिया। मैं माजी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि माजी जो है वो तारीख का हिस्सा है। आज तो जनरल साहब से क्या कहा करते थे? क्या उनसे ये बातें होती थी कि जनरल साहब आपने मार्शल्लाह लगाया, आइन तोड़ा, आपने तो बड़ी गद्दारी का काम किया? उनको कभी कहा इन्होंने? देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं था। इस सवाल का जवाब नवाज शरीफ साहब बेहतर दे सकेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर तो उनके जानशीन भी बने और सियासी तौर पर उन्हीं के उंगली पकड़कर चलना सीखा उसने। मैं उन दिनों में सियासत में नहीं था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई रिग्रेट्स थी। जो मुल्क के हालात थे, जो उस वक्त के हालात थे। तो आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन हैं? मैंने कहा कि वो खुद अपने आप को ये कहते थे कि मैं उनका मिशन लेकर चलूंगा और मैं उनका सियासी जानशीन हूँ। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा, चाहे वो बीबीसी के साथ थे, चाहे वो उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा, चाहे वो उन्होंने अपनी तस्वीरों में कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ नदीम साहब के ये जो बयान आया है, ये इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसका कोई डिनायल नहीं आया। इसका डिनायल आया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, इसका डिनायल आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। ये कल से आप देख लेंगे कितने मुतजाद बयानात आ चुके हैं, लेकिन जिसने ये बयान दिया वो आज भी इसको ओन कर रहा है। आप इसके ये देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या रिप्रिकॉशंस होंगे इसके लिए, कि आपने एक बयानिया जो हिंदुस्तान चाहता था, आपने हिंदुस्तान को दे दिया। और मैं ये आपको बता दूं कि ये बयान नवाज शरीफ साहब ने बगैर सोचे समझे नहीं दिया। इसके लिए बहुत उन्होंने तैयारी की है, इसके लिए उन्होंने बहुत मशवरे किए हैं, इस पे उन्होंने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया है, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खलाई मखलूक से लेके नादीदा कुव्वतों से लेकर यहाँ तक पहुँचना, ये एक हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन अपने आप को कंपेयर करना कि ये रहमान मलिक ने भी कहा था या जनरल महमूद दुरानी ने भी कहा था, उन्होंने एज ए वजीर आजम हल्फ नहीं लिया हुआ था, उनके पास वो सीक्रेट्स नहीं थे जो आपके पास सीक्रेट्स हैं। आज खुदा ना खास्ता आपने ये बात कर दी जिसका हिंदुस्तान साबित नहीं कर सका कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स कह लें या जो भी कह लें,
कि वो पाकिस्तान से गए थे। आप उनकी वो किताबें उठाकर देख लें, उनके वो इंटरव्यूज देख लें, उनके वो इन्वेस्टिगेशन। तो क्या करना चाहिए? आप कहते हैं लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर जोड़कर बैठे हैं, उनको भी अपनी उनकी जमात सबसे बड़ी जमात है, उनकी जमात के लोगों को चाहिए, वो हुकूमत में है कि आप देखें कि हिंदुस्तान का लिस्ट को अगर सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाएगा, वहां पे पाकिस्तान ऑलरेडी वॉच लिस्ट पे है, उसको वॉच लिस्ट पे डाला जाएगा। कल को आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं। कल पे एक वजीर आजम जो 3 दफा वजीर आजम रहे हो, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैं तो समझता हूँ कि उनकी जमात को चाहिए कि उनसे बात करें, जाकर उनके साथ बैठे हैं, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। इजाजुल हक साहब, इट अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग। वो कहते थे कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सारा कुछ बता दूंगा, बड़े राज हैं मेरे सीने में, तो फिर वो बोलना शुरू हो गए। लेकिन आप ये देखें नदीम साहब के जब आप वजीर आजम बनते हैं तो आपके सीने के अंदर बहुत से राज आते हैं जो कि पाकिस्तान के सेंसिटिव इश्यूज हैं। वो फौज के बारे में हो सकते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में हो सकते हैं, वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हो सकते हैं, वो कश्मीर के बारे में हो सकते हैं, वो आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में बहुत से क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं जो आपके सीने में जो राज होते हैं। आप किस तरह से एक वजीर आजम 3 दफा वजीर आजम होते हुए आप पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करें और आप वो अपने दुश्मन को वो बयानियां दे दें कि जो वो लेकर कल इसको अब बॉल तो उनके कोर्ट में हमने फेंक दिया, अब तो वो जहां से रख के गोल करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए हैं। ब्रूस रीडल का मैंने शुरू में हवाला दिया। ब्रूस रीडल कहता है कि वो क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आपका मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने वो मिसाइल की टिप के ऊपर लगाने वाले भी हथियार बना लिए हैं, तो आपको पता है। तो वो मियाँ साहब का आगे से जो जवाब है, मैं ऑन एयर नहीं दोहराऊंगा। नवाज शरीफ साहब, ब्रूस रीडल आपको नाम भी पता है और उसके आर्टिकल का भी पता है, पाकिस्तान आफ्टर कारगिल वॉर। ज़रूर पढ़िएगा कि आपने वहाँ क्या कहा था, और ये भी ज़रूर पढ़िएगा कि ब्रूस रीडल ने क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो इंतहा पसंद मेरे साथ क्या करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।